हेलो दोस्तों, मैं रितेश अग्रवाल आप लोगों के बीच आ चुका हूं अपने चैनल टैक्स एंड फाइनेंस पे नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे सेक्शन 44AA। ये सेक्शन डील करता है कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सेक्शन कहता है कि कौन से बिजनेस और कौन से प्रोफेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, और अगर मेंटेन नहीं करते तो क्या पेनल प्रोविजंस लगेंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। सीबीडीटी ने कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस दिए हैं जिन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। सबसे पहला है लीगल, एडवोकेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। फिर है मेडिकल में आ गए डॉक्टर्स उन लोगों को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। फिर इंजीनियर, फिर आर्किटेक्ट। सिमिलरली अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में जो हैं उन्हें भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। इसमें आ गए अपने सीए, सीएस, सीएमए और अदर अकाउंटिंग फील्ड वाले लोग। टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वालों को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। फिर इंटीरियर डेकोरेशन की फील्ड में जो हैं उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। फिल्म आर्टिस्ट जैसे कि सिंगर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन लोगों को भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। कंपनी सेक्रेटरी ऑलरेडी अकाउंटेंसी में कवर हो जाता है, और ऐसे कोई भी प्रोफेशन जो सीबीडीटी फ्यूचर में नोटिफाई करता है उन्हें भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ सकती है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी मेंटेन करनी है ये अपने को बताता है रूल 65। रूल 65 कहता है कैश बुक मेंटेन करनी है, जर्नल मेंटेन करनी है अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, लेजर मेंटेन करनी है, कार्बन कॉपी और फोटो कॉपीज़ रखनी है आपको जो आपने बिल इशू किया है या रिसिप्ट कुछ इशू किया है जिसकी वैल्यू मोर देन 25 रुपीज़ है, आप लोगों को वो मेंटेन करना है। आपने कोई खर्चा किया है जिसकी वैल्यू 50 रुपये से बेसी है, अधिक है, तो उसके ओरिजिनल बिल्स भी आपको रखने हैं। और अगर आपका खर्चा 50 रुपये से कम है तो आप बिल ना होते हुए भी आपको पेमेंट वाउचर भी रहा तो आपने ये प्रोविज़न को कंप्लाई कर लिया। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको ऊपर के अलावा और कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको मेंटेन करनी है। आपको डेली केस रजिस्टर मेंटेन करना है जो कि इन फॉर्म 3C में प्रेस्क्राइब किया गया है, उसमें रखना है। और आपको मेडिकल इन्वेंट्री रजिस्टर भी मेंटेन करना है। मेडिकल इन्वेंट्री रजिस्टर में आपको स्टॉक डिटेल्स एट द बिगनिंग और ईयर की कंप्लीट पता चलनी चाहिए, उस तरीके से मेंटेन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो हम स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि अगर प्रोफेशनल्स का प्रोफेशन एग्जिस्टिंग में है और या उन्होंने न्यू सेटअप किया प्रोफेशन को। अगर एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है तो हम देखेंगे कि पिछले 3 सालों में, जो प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 3 सालों में अगर उनकी हर साल ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख रुपये से अधिक हुई है तो उन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। अगर पिछले 3 सालों में एक ईयर भी उनकी बुक्स ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से कम होती है तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपने प्रीवियस ईयर है 2021, इस साल की क्या बुक ग्रॉस रिसिप्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना है 1920, 1819 और 1718, ये तीनों साल में हर साल 1.5 लाख रुपीज़ से बेसिक ग्रॉस रिसिप्ट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। और अगर न्यूली सेटअप प्रोफेशन है तो हमें ये ड्यूरिंग द 3 प्रीवियस ईयर्स का कंप्लाइंस नहीं करना। हमें क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डाटा ही अवेलेबल नहीं होगा, हमें ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर में देखना है कि हमारी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से बेसी होने की उम्मीद है क्या। अगर है तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। अब हम आते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ का केस में, उन लोगों को कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन है तो हम देखेंगे कि उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से बेसी हुई है क्या, या उसकी टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर 25 लाख रुपए से अधिक है क्या। ये क्राइटेरिया हम कब देखेंगे, पिछले 3 सालों में किसी भी साल में अगर ये चीज़ फुलफिल्ड होती है तो इंडिविजुअल और एचयूएफ आर लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही प्रीवियस ईयर 2021 है,
20-21 में उसकी टर्नओवर क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम देखेंगे 19-20, 18-19 और 17-18, इन तीनों सालों में किसी भी साल में अगर उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से अधिक होती है या टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर 25 लाख से ऊपर होता है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है। और अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, उनका ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, न्यूली सेट ऑफ बिजनेस है, तो हम सेम चीज़ देखेंगे 2.5 लाख रुपए इनकम और 25 लाख रुपए सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर, लेकिन किस पीरियड के लिए? ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर के लिए। मतलब उसे उम्मीद है कि उसकी इनकम 2.5 लाख से अधिक हो जाएगी या उसकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख से अधिक होने की उसकी संभावना है, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं उन एसएससीज के लिए जो इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा हैं, मतलब व्हेन टू मेंटेन बाय एसएससी अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इन लोगों को कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। तो अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टोटल इनकम 2.5 लाख थी, वो इनके केस में हो जाती है 1,20,000 रुपये। अगर इनकी इनकम, टोटल इनकम 1,20,000 से ऊपर होती है तो इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। या अगर इनकी टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर 10 लाख से ऊपर हो जाता है, जो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 25 लाख था, तो उन्हें, और ये इनकम और रिसिप्ट, सेल्स, टर्नओवर अपने वही पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में भी अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। और सिमिलरली अगर न्यूली सेटअप बिजनेस है तो उन्हें अगर ऐसा अनुमान होता है कि उनकी टोटल इनकम 1,20,000 रुपये एक्सीड कर जाएगी या उनकी ग्रॉस रिसिप्ट, टोटल सेल्स या टर्नओवर 10 लाख रुपये एक्सीड कर जाएगा ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर में, तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक के लिए मेंटेन करना है, ये हमें बताता है सेक्शन की हमें 6 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, 6 ईयर्स। तो ये 6 ईयर्स हमें कब से लेना है? असेसमेंट ईयर के एंड से। तो एग्जांपल देखते हैं, प्रीवियस ईयर है 20-21, इसका असेसमेंट ईयर हो गया 21-22, तो 21-22 से 6 ईयर्स वो होता है 27-28। काउंट करते हैं अपने 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28। तो वी कैन से मिनिमम टिल 31/3/2028 हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि हमें सपोज असेसमेंट ईयर 21-22 में हम हैं, तो हमें पास कौन से पीरियड की बुक्स इन कस्टडी होनी चाहिए एज ऑन डेट। तो हमारे पास मिनिमम 6 ईयर्स बुक्स हमें रखनी है, तो हमारे पास असेसमेंट ईयर 15-16 की बुक्स हमारे पास इन हैंड होनी चाहिए, दैट इज़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15। बुक्स मेंटेन कब तक होनी है ये हमें पता चल गया। अब कुछ और सेक्शंस हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के बारे में बात करते हैं, आइए जानते हैं। सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA जो डील करता है प्रेजेंटिव टैक्सेशन में। ये सेक्शन के थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ क्या होता है। इस सेक्शन में गवर्नमेंट कहती है आप कुछ एक स्पेसिफाइड परसेंटेज को अपनी इनकम मान लीजिए और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने का कोई झमेला नहीं है, आप उस पर टैक्स पेमेंट कर दीजिए, आपका कॉम्प्लाइंस मान लिया जाएगा। तो इस सेक्शन में क्या कहा गया है आइए देखते हैं। ये सेक्शन में नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की दरकार नहीं है, लेकिन एसएससी बोलता है कि उसकी पीजीपीपी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है, लेकिन वो क्लेम करता है कि उसकी बिजनेस इनकम इज लोअर देन द डीम्ड इनकम, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में सर्टेन परसेंटेज दिया हुआ था उससे कम की वो क्लेम करता है, तो उसको मैंडेटरीली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और मैंडेटरीली ऑडिट भी करानी पड़ेगी अंडर सेक्शन 44 ए बी। सिमिलरली इसी तरीका और सेक्शन है 44 AE, 44 BB और 44 BBB, ये भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की ही सेक्शन है। ये एसएससी को ऑप्शन देता है कि आप अपनी प्रॉफिट लोअर देन द डीम्ड या प्रिजम्पटिव इनकम दिखा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और मैंडेटरीली बुक्स ऑडिट करानी पड़ेगी अंडर सेक्शन 44 AB। अब हम जानते हैं कि हमें कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है और कब नहीं करनी है। अब हम देख लेते हैं अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया तो हमें क्या पेनल प्रोविजंस लग सकते हैं नॉन कॉम्प्लाइंस के लिए। तो पेनल्टी हमें मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ लगेगी, ये हमें 271A सेक्शन के तहत पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर टैक्स पेयर प्रूव कर देता है कि देयर इज़ ए रीजनेबल कॉज जिसकी वजह से उसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की, तो ये पेनल्टी को लगाया भी ना जाए शायद। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं
और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में आप फेल हुए हैं तो आपके पास पेनल्टी 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी लग सकती है। ओके फ्रेंड्स, हमने सेक्शन 44A को बहुत अच्छी तरीके से देखा। आप लोगों को अगर कुछ भी कहीं पर भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू।